हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th अड्डा कामयाबी का। तो सभी बच्चे कैसे हैं कैसे जा रहे हैं सेशन। सबने सारे सेशंस देखे हैं। हिंदी का सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th में। तो ये बताइए क्लास 9 के बच्चों, किन किन बच्चों ने हिंदी का सेशन देखा है। सबसे पहले आज हम यहीं से बात शुरू करते हैं, है ना। अगर आपने देखा है बेटा तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा सेशंस, और आप क्या क्या हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। कोई डाउट हो, किसी शब्द का अर्थ नहीं पता चल रहा हो, कहानी जो हमने पढ़ी है दो बैलों की कथा उसके विषय में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, तो आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर पूछिए, ठीक है ना। जब तक देखो एक टीचर एक स्टूडेंट एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते, तब तक आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक मुझे आपके प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं होगा तो मैं उसका सॉल्यूशन कैसे बताऊंगी। तो प्लीज़ सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, वीडियो को लाइक भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, और कमेंट कर कर ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा, क्या प्रॉब्लम थी, क्या समझ में नहीं आया या समझ में आया, तो किस चीज़ में अभी भी डाउट है, तो सब आपको बताना है, ठीक है। तो सब लोग लाइव आ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। एक बार दोबारा स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th अड्डा कामयाबी का। यस, तो जैसे कि आपको पता है कि अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th का जो ये चैनल है, इस पे आपके दो बैच स्टार्ट हो गए हैं। आरंभ बैच 10th क्लास के लिए है और आगाज बैच क्लास 9th के लिए है। तो आपकी टाइमिंग आपके स्क्रीन पर मेंशन की हुई है, तो प्लीज़ सारे सब्जेक्ट्स को फॉलो कीजिए। और अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं या आप क्लास 9th के बच्चे हैं, तो प्लीज़ सबको, है ना, आपके फ्रेंड्स हों, आपके फैमिली में कोई आपका कज़न हो, है ना, सबको इन बैचों के बारे में बताना है, जो भी बच्चे 9 या 10th में है, ताकि वो भी अच्छे से इस जो भी बैच में पढ़ाई चल रही है, स्टार्टिंग से सब टीचर्स पढ़ाई करा रहे हैं, उसको स्टार्टिंग से कर सकें और बहुत अच्छा सीख सकें, ठीक है। यस, तो अब बात करते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम अभी वहीं हैं जहां हम कल थे। क्षितिज का पार्ट 1, दो बैलों की कथा। लेकिन आज हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने वाले हैं, ठीक है ना। यानी एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। चैप्टर के बारे में आपको पता ही है, यह एक कहानी है ना, हिंदी साहित्य की कहानी विधा में लिखा हुआ है। और ये लिखा किसने है? मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा यह लिखा हुआ है। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने इस चैप्टर में क्या बताया है कि सिर्फ हमें ही आज़ादी प्रिय नहीं है, बल्कि पशुओं को भी आज़ादी बहुत अच्छी लगती है। अब नो योर एडुकेटर। तो मैं विशाखा सक्सेना, आपकी हिंदी एडुकेटर। मैंने डीएड किया है, बीएड किया है, और मुझे 3 इयर्स के लगभग एक्सपीरियंस है इन ऑनलाइन टीचिंग। और मैंने मेंटर किया है, मतलब एज अ हिंदी टीचर, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर किया है पिछले 3 वर्षों में एज अ हिंदी टीचर। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरी वीडियोस देखिए। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है ना। तो यस, कौन कौन आ गया है जल्दी से बताइए, जल्दी से। यस, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट्स पुट अवर थिंकिंग कैप्स ऑन, यानी दिमाग की बत्ती खोलने का टाइम आ गया है ना। अगर कुछ और बात सोच रहे हैं, कुछ और दिमाग में चल रहा है, तो थोड़ी देर के लिए सब भूल जाइए, सिर्फ मेरे साथ हिंदी पढ़िए। यस, तो जैसे कि जिन बच्चों ने अभी तक इसका दो बैलों की कथा की कहानी नहीं पढ़ी है, तो परेशान मत होइए। देखिए, ये कहानी मैंने 4 भाग में पढ़ाई है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ठीक है। तो आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इसके सारे भागों की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अगर फिर भी अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, तो इस समय इस सेशन के लिए मैं उसको पार्ट का सार बता देती हूँ, है ना। अब बाद में जाकर आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ोगे डीप में, तब तक एनसीईआरटी सॉल्यूशंस समझ में आते ही नहीं हैं, ठीक है ना। तो पाठ का सार, जो दो बैलों की कथा है, वो मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी हुई है। प्रेमचंद्र जी अपनी रचनाओं के माध्यम से संदेश देने में माहिर थे। क्यों माहिर थे? उस समय तो ना
टेलीविज़न था बहुत ज़्यादा ना, रेडियो था, सिर्फ़ पत्रिकाएँ चलती थीं, लोग पढ़ने का बहुत शौक रखते थे, है ना? तो उनकी पत्रिकाएँ न्यूज़पेपर में या मतलब पूरी पत्रिका की बुकलेट छपती थी, तो लोग वो पढ़ते थे। तो इसी अकॉर्डिंग उन्होंने सोचा कि क्यों ना वह अपनी रचनाओं के माध्यम से क्या करें, लोगों को जगाएँ, उनको जागरूक करें। तो इसी तरीके से कहानी लिखते थे। तो जो यह कहानी है ये सांकेतिक भाषा में है। सांकेतिक भाषा कौन सी होती है? संकेत की भाषा, है ना, इशारों में समझाना, ऐसी भाषा होती है। तो उसमें इन्होंने बताई है। और ये भी बताया है कि चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सबको अपनी स्वतंत्रता बहुत प्रिय है। ठीक है ना? और स्वतंत्रता बहुत बहुत महत्व रखती है। स्वतंत्रता को पाने के लिए लड़ना भी पड़े तो बिना हिचकिचाए लड़ना चाहिए। जन्म के साथ ही स्वतंत्रता सबका अधिकार है, हम सबका अधिकार है। आपने सबने पढ़ा होगा, है ना, कि एसएसटी में सब पढ़ते होंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना? तो उसे बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। सिर्फ स्वतंत्रता पाना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, उस स्वतंत्रता को बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। और यही सबसे कठिन काम है। स्वतंत्रता को कोई भी पा सकता है, लेकिन स्वतंत्रता को बनाए रखना सबसे मुश्किल काम होता है। दो बैलों की कथा में बैलों के माध्यम से लेखक ने अपने विचार समाज के समक्ष रखता है। इस कहानी में दो मित्र अपने बैल जो हैं, दो मित्र बैल हैं, हीरा और मोती, वे अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। अब कहानी क्या है? कहानी क्या है कि एक झूरी कांजी है, उसके दो बैल हैं, एक का नाम है हीरा, एक का नाम है मोती। दोनों में बहुत प्यार है, बहुत अधिक, जिसे प्यार कहते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए जैसे कि आप कह सकते हो कि बुरी तरीके से मतलब मर मिटने को तैयार रहते हैं। अगर कोई हीरा को कुछ कह दे तो मोती उसको मार मिटे, और अगर कोई मोती को कुछ कह दे तो हीरा उसको बिल्कुल मार के खत्म कर दे। अब क्या होता है, जो झूरी होता है वो अपने बैलों से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी पत्नी ना उनके उसके बैलों को पसंद नहीं करती है। तो वो ये कहती है कि उसके भाई के घर इसको भेज दिया जाए। तो जो गया है वह झूरी का साला है, यानी उसकी पत्नी का भाई है। वह आता है, बैलों को ले जाता है। जब वो बैलों को लेकर जा रहा होता है तो अब हीरा और मोती तो क्या समझे कि हम मतलब इनके भाई के ही घर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने तो समझा वो बेच दिया, कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि मालिक ने हमें बेच दिया। चलो जैसे तैसे उसके घर पहुंच जाते हैं। वहां जाते हैं, खाने को सब कुछ मिलता है, लेकिन उनका मन ही नहीं करता अपने मालिक से। जो वो दूर है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। वो कोई खाना नहीं खाते, कुछ नहीं करते, भाग के अपने घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन गया आता है, फिर उनको गाड़ी में जोत कर ले जाता है। जब वो घर आते हैं तो इससे सारे गांव वाले बहुत अधिक खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? सबको लगता है ऐसा तो कभी नहीं हुआ, किसी के भी पशु जो हैं ऐसे कहीं भेजे गए हों, वहां से कभी वापस नहीं आए। यानी हीरा मोती तो मतलब बैलों के रूप में एक मनुष्य है ना। इतनी उनमें समझ है, इतना उनमें मालिक से प्यार है। गया, फिर आता है, बैल में जो गाड़ी में जोत कर ले जाता है। बहुत परेशान करते हैं, लेकिन पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत काम कराया जाता है, रूखा सूखा खाना खाने को दिया जाता है। ठीक है, बेचारे बहुत मार खाते हैं, काम करते हैं। लेकिन वहाँ पर एक गया की लड़की होती है, जिससे कि उनको बहुत अधिक लगाव हो जाता है। वो लड़की रोज रात उनके लिए दो रोटी लेकर आती है। अब एक एक रोटी से उनका पेट तो नहीं भरता, लेकिन उनको ये एहसास होने लगता है कि यहाँ पर मेरा कोई अपना है ना। वो वहाँ पर आराम से उसके साथ रहने लगते हैं, सब कुछ। एक दिन वो बहुत परेशान हो जाते हैं और वह लड़की उनको खोल देती है और भाग जाते हैं। जब वो वहाँ से भागते हैं, बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। एक बार सांड आ जाता है, सांड से दोनों लड़ते हैं, उसको हरा देते हैं। फिर मटर के खेत में मटर खा रहे होते हैं, उन्हें इंसान पकड़ के ले जाते हैं, बंदी गृह में बंद कर देते हैं। वहाँ उनकी नीलामी होती है, एक दड़ियल उनको लेकर जाता है। फिर क्या होता है, लास्ट में वे अपने घर का रास्ता पहचान जाते हैं, झूरी के पास वापस आ जाते हैं। तो यह है इस पाठ की एक छोटी सी कहानी, जिसको कि मुंशी प्रेमचंद्र जी ने पूरा भाव विभोर करके व्यक्त किया है। तो इसको डिस्क्रिप्शन में पढ़ने के लिए, इसको पूरा पढ़ने के लिए इसके चारों भागों को देखना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रश्न नंबर 1 की तरफ से। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती हो? यानी कांजी हाउस क्या है? पशुओं की जेल। तो वहां पर जितने भी पक्षी कैद थे तो उनकी क्यों हाजिरी ली जाती होगी? हाजिरी मतलब अटेंडेंस, ठीक है, जैसे आपके स्कूल में ली जाती है।
तो कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल है। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते हैं जो दूसरों के खेत में घुस के फसलें नष्ट करते थे और फसलों को खा जाते थे। अतः कांजी हाउस के मालिक का ये दायित्व होता होगा कि उन्हें जेल में सुरक्षित रखें तथा भागने ना दें। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। हाजिरी का एक कारण यह भी था क्योंकि उसका मालिक क्या करता था, उसको बेच देता था, है ना। तो उनको उनको मतलब ये पता रहे कि हमें क्या क्या चीजें नीलाम करनी है, नीलामी के लिए हमारे पास कितने जानवर हैं, इसलिए भी उनकी हाजिरी ली जाती होगी। तो आप ये दोनों चीजों को मिलाकर भी उत्तर लिख सकते हैं। देखो, जो मैं उत्तर बता रही हूँ कोई जरूरी नहीं कि आप वही एग्जाम में रट कर लिखें, नहीं। जो मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ, चैप्टर समझिए। चैप्टर समझने के बाद बेटा चैप्टर में से कहीं कोई क्वेश्चन आ जाए, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग उसका उत्तर ना दें। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी सी बच्ची थी, उन्हें क्यों प्रेम उमड़ आया? उत्तर, छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी। सौतेली मां उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता, पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है ना। बैल भी जो है दूसरी जगह है ना, वहां पर भी सौतेलापन देख रहे हैं क्योंकि जो गया के स्वयं के बैल थे उन्हें तो वो बहुत अच्छा खाना देता था और इन्हें रूखा सूखा देता था। ऐसे ही लड़की के साथ होता था और उन्हें लगता था कि उनके साथ अन्याय होता देख उस बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। प्रश्न नंबर 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? नीति विषयक मूल्य कौन से होते हैं? जो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि कौन कौन से हीरा मोती अपनी जिम्मेवारी समझकर वो काम कर रहे हैं, जिससे कि नीति विषयक मूल्य सामने आए हैं कि कैसे वो अपने जीवन के प्रति और अपने लोगों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं, उसके बारे में बताइए। तो इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। ठीक है, बहुत सीधे व्यक्ति को मूर्ख या गधा कहा जाता है, इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। आजादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आजाद की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। और इस कहानी के में बैलों के माध्यम से प्रेमचंद ये नीति विषयक मूल्य हमारे सामने रखा है कि समाज में नारी का स्थान सर्वोपरि है, हम उनका सम्मान करना चाहिए। तो यानी मुंशी प्रेमचंद्र जी ने ये सारे जो नीति विषयक मूल्य हैं, यानी जो हमारे दायित्व होने चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की है। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अथवा मूर्ख का प्रयोग ना कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो आमतौर पर हम गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु प्रेमचंद के अनुसार गधे में सदाचार और साधु संतों के गुण हैं। यानी गधा को देखा जाए तो सच में मूर्ख नहीं है, उसने तो उसका जो एक सहन शक्ति का लेवल है वो बिल्कुल पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। यानी वह सब कुछ सहन कर सकता है। कैसे सहन कर सकता है? जिस प्रकार से साधु संत सहन करते हैं। क्योंकि जानवर हो या मनुष्य, क्रोध सभी को आता है, अन्याय के प्रति आक्रोश प्राय सभी में होता है, परंतु एकमात्र गधा ही ऐसा प्राणी है जो सब अत्याचार चुपचाप सहन कर लेता है। आगे बढ़ते हैं, है ना। और क्या है इसके आगे कि हमने उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा, उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद देखने को छाया रहता है। यानी उसका मुंह हमेशा एक सा ही रहता है, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, वो एक सा ही सीरियस मुंह रहता है। कभी अन्याय के प्रति संतोष नहीं देखा, उसके ऊपर कितनी ईंटें लाद दो, कितने लोग चढ़ जाएं, कभी भी मतलब उसको जो है ऐसा नहीं लगा कि उसके चेहरे पे असंतोष दिख रहा है, कि वह नाखुश है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, यानी सभी उसके अंदर विराजमान है। इन सभी गुणों के बावजूद उसे बेवकूफ कहा जाता है। यही सद्गुणों का अनादर ही तो है, अर्थात सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है जो निम्नलिखित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघकर अपना प्रेम व्यक्त करते थे। ठीक है,
गहरी दोस्ती थी, कैसे व्यक्त करते थे, एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर। जब ये दोनों बैल हर गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज्यादा से ज्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की कोशिश करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी हटा लेता था। चौथा पॉइंट, जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया, तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। यानी दोनों में इतनी दोस्ती थी कि दोनों एक दूसरे पे जैसे मर मिट जाते थे। कांजी हौस की दीवार टूटने पर जब हीरा के भागने से मना कर दिया, क्योंकि हीरे को बांध दिया था, तो अफसर होने के बावजूद ने मोती उसको छोड़कर नहीं भागा, उसकी मदद करता रहा और चौकीदार आने पर बंदी भी बन गया, है ना। तो यानी ऐसे वो दोनों एक दूसरे से अपना प्रेम जाहिर करते थे और एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे। प्रश्न नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए, है ना। हीरा ने कहा था ना, जब उसने कहा था कि उस लड़की की माँ को मार देते हैं तो सौतेली माँ है, तो हीरा ने क्या कहा, तुम भूल जाते हो, औरतों पे सींग चलाना मना है। यानी इस बात से प्रेमचंद्र क्या बताना चाह रहे हैं, पढ़ते हैं। प्रेमचंद के मन में नारी जाति के प्रति सम्मान की भावना थी। नारी का स्थान समाज में सर्वोपरि है, वह पूजनीय है, इसलिए नारी पर प्रहार करने को अमानवीय व्यवहार कहा गया है। यानी वह यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पशु भी नारी पर प्रहार करने की नहीं सोच सकता, तो हम तो इंसान हैं, हमें तो इस बारे में, इस बात को दिमाग में भी नहीं लाना चाहिए। हीरा की इस कथन से ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। हीरा और मोती भले इंसान के प्रतीक हैं, यानी हीरा और मोती एक प्रकार से वैसी ही चीजें करते हैं जैसे एक भला इंसान करता है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में स्त्रीपात का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है और इन्होंने स्त्री प्रधान रचनाएं भी की हैं। इससे यह स्पष्ट है कि नारी के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। प्रश्न नंबर 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। यानी हीरा और मोती में जो अपने अपने जो उसका है झूरी कांजी के प्रति कैसा प्रेम है, कहानी में कैसे व्यक्त किया गया है, बताइए। तो किसान जीवन में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध बहुत गहरे और आत्मीय रहे हैं, है ना। किसान पशुओं को घर के सदस्य के भांति प्रेम करते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। देखो, अगर किसान पशुओं को घर के सदस्य की तरह प्रेम नहीं करेगा, खाना नहीं देगा, तो वह अपना कार्य भी तो नहीं करवा पाएगा ना, है ना। और क्योंकि पशु जो हैं वह प्यार के भूखे हैं और जो मनुष्य है वह उससे प्यार करके ही अपना कार्य करा सकता है। तो झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे हीरा और मोती, और वह उन्हें इसी प्रकार से प्यार करता था जैसे कि वह उनके स्वयं के बच्चे हैं। हीरा मोती भी अपने मालिक से बहुत प्रेम करते हैं, झूरी उन्हें अपने आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पर क्या था कि मालिक और उनमें, हीरा मोती और मालिक में बहुत प्यार वाला संबंध था, जैसे कि वह एक दूसरे के मतलब घर के सदस्य ही हैं। जब हीरा मोती उसके ससुराल से लौटकर वापस उसके थाने पर आ खड़ा हुआ है तो उसका हृदय आनंद से भर गया। गांव भर के बच्चों ने भी बैलों को की स्वामी भक्ति देखी कि किस प्रकार से अगर झूरी बैलों के लिए करता है तो बैल भी झूरी से कितना प्यार करते हैं कि लौटकर उसके पास आ गए। ये तो कोई वही कर सकता है जिसको अपने स्वामी से बहुत अधिक प्रेम हो, जो अपनी स्वामी का भक्त हो। और उनका अभिनंदन कैसे पता चलता है कि पशु भी प्रेम का भूखा होता है। तो बेटा समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करना है। जो भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डाउट को क्लियर कर लें। प्रश्न नंबर 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उनकी विशेषताएं बताइए, है ना। मोती ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, इतना तो हो ही गया कि इन सबकी जान बच गई और ये सब तो आशीर्वाद देंगे। ऐसा कब हुआ? याद करिए, जब वो कांजी हाउस में बंद थे और मोती दीवार तोड़ देता है, तो जैसे दीवार टूटती है सब लोग भाग जाते हैं। हीरा मोती से कहता है कि तुम भी चले जाओ,
है ना, लेकिन वह नहीं जाता। वह क्या कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा, लेकिन इस दीवार तोड़ने का ये तो फायदा हो गया कि जो 8-10 लोग थे उन सबकी तो जान बच गई। तो मोती के कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभरकर सामने आती हैं। वह आशावादी है ना, यानी अपने प्लान के प्रति उसमें आशाएं हैं, है ना, वो आशावादी है। वह इस नजरिए से देखता है कि आगे जाके सब सही हो जाएगा, क्योंकि उसे अभी तक यह विश्वास है कि इस कैद से वह मुक्त हो सकता है। वह स्वार्थी नहीं है ना, स्वयं भागने के बजाय उसने सभी अन्य जानवरों को सबसे पहले भगा दिया। वह चाहता तो खुद भी भाग सकता था, हीरा को छोड़ के भी भाग सकता था, लेकिन वह क्या है, स्वार्थी नहीं है। वह साहसी है, उसमें साहस है। हीरा को बंधन से छुड़ाने की हर संभव कोशिश करता है, उसकी रस्सी को खूब चबाता है, खूब चबाता है, मतलब बहुत कोशिश करता है। प्रश्न नंबर 9, आशय स्पष्ट कीजिए का पहला पार्ट। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी कि हीरा और मोती में जरूर कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जो कि मनुष्य में नहीं है। मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ कहता है, लेकिन उनमें फिर भी उस तरीके का अपनापन नहीं है जैसे कि हीरा मोती में था, है ना। तो यहाँ पर इसका उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ लेखक का आशय पशुओं के आपसी स्नेह से है। पशु एक दूसरे के विचार, भाव और शब्द इतनी आसानी से समझ जाते हैं। वे मूक भाषा में, है ना, इशारों की भाषा में विचार विनिमय करते हैं, अपनी बातों को समझाते हैं, जो मनुष्य में देखने को नहीं मिलता। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है और सभी जीवों में श्रेष्ठ है, परंतु फिर भी प्रेम और भावनात्मक संबंधों के प्रति जागरूक पशुओं में अधिक देखने को मिलता है ना। यानी इंसान तो दूसरे इंसान को अपनी बात मतलब रोकर भी समझाए ना तो भी नहीं समझ सकते, और वो लोग जो हैं देखो सिर्फ और सिर्फ इशारों में अपनी बात समझ जाते हैं। तो है ना वो लोग इंसानों से श्रेष्ठ। अब इसका खा पार्ट। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। किसकी बात की गई है, गया की बेटी जो रोटी लेकर आती थी। क्या उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। यह मनुष्य तथा पशुओं के आत्मीय संबंधों को व्यक्त किया गया है। दिन भर भूखा रहने के बाद भी उस छोटी सी लड़की द्वारा दिए गए रोटी से उनकी भूख तो नहीं मिटती थी, परंतु दोनों के हृदय को संतुष्टि जरूर मिलती थी कि इस घर में भी उनके दुख दर्द को समझने वाला कोई है, इसलिए उन्हें लड़की से आत्मीयता हो गई थी, है ना। यानी यहाँ पर भी हम समझ रहे हैं कि दोनों क्या थे, प्रेम के भूखे थे, और प्रेम के कारण ही वह उस लड़की की 2 रोटियों से भी संतुष्ट हुआ जाया करते थे। प्रश्न नंबर 10, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्यों दिया था, क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत अधिक दुखी था, है ना। तो गा वाला जो ऑप्शन है बेटा, ये इसका सही आंसर है। हीरा और मोती, प्रश्न नंबर 11, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। तो हीरा और मोती स्वतंत्रता के लिए निरंतर अभ्यास करते हैं। हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं कि उनका कोई भी शोषण नहीं कर सकता, उन्हें अपने शोषण के विरुद्ध के अधिकार का पता है। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं। उन्हें झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां खाई, उन्होंने विरोध किया है ना, और उसका दुख भी झेला है, लेकिन फिर भी जो है वह विरोध करते रहे, है ना। सूखी रोटी खाई, डंडे खाए, फिर कांजी हाउस में न्याय के विरोध किया तो बंधन में पड़े, उन्हें भूखा रहना पड़ा। अब मेरी प्रतिक्रिया क्या है, यानी मैं इस बारे में क्या सोचती हूँ। तो मेरा विचार है कि हीरा मोती का यह कदम बिल्कुल ठीक था। यदि वे प्रतिक्रिया ना करते तो उनका खूब शोषण होता। यानी अगर वह इस चीज से उभरने की कोशिश ही नहीं करते, तो अगर उन्हें दड़िया ले ही जाता तो क्या होता, और वो उसकी मतलब बिल्कुल आफत कर देता, बहुत काम कराता, है ना। उन्हें गिड़गिड़ाकर मन मारकर अपने मालिक की गुलामी करनी पड़ती। वे अपने दर्द को व्यक्त भी ना कर पाते, परंतु अपना विद्रोह प्रकट करके उन्होंने मालिक को सावधान कर दिया कि उनका अधिक शोषण नहीं किया जा सकता। मार खाने के बदले उन्होंने मालिक के मन में भय तो उत्पन्न कर ही दिया। प्रश्न नंबर 12, आपको क्या लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है। हाँ बिल्कुल, और यह मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जब हम स्वतंत्रता पाने का प्रयास कर रहे थे उसी समय में लिखी है। तो हाँ, हीरा मोती ने अपने बंधनों से मुक्ति पाने के लिए जिस तरीके से बहुत प्रकार की कठिनाइयां सही,
और मृत्यु के करीब जाकर भी बच गए। वे अंत में अपने मालिक झूरी के पास गए और घर वापस आ गए। इससे यही संकेत मिलता है कि हीरा मोती गया के घर से पहली बार रस्सी तोड़ाकर आ जाते हैं। वे दोबारा घर जाते हैं तो उन्हें अपमानित और प्रताड़ित होना पड़ता है और भूखा भी रहना पड़ता है। वहां से भागने पर उन्हें सांड रूपी मुसीबत का भी सामना करना पड़ता है और अंत में कांजी हाउस में भी बंद होना तथा कसाईयों के हाथ बिकना तथा इसके उपरांत भी झूरी बचकर झूरी के पास आ जाना आजादी की लड़ाई की ओर संकेत करता है। इस कहानी में प्रेमचंद्र जी ने हीरा और मोती के माध्यम से बताया कि आजादी सभी चाहते हैं और यह सबका अधिकार है। तो हाँ, जो हीरा और मोती की जो लड़ाई है ये आज़ादी की ओर संकेत करती है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने भी अंग्रेजों से आज़ादी पाई थी उसी प्रकार से हीरा और मोती भी जितनी कठिनाइयाँ आई हैं उससे आज़ादी पाने के लिए खूब प्रयत्न करते हैं, क्योंकि आज़ादी हम सभी का अधिकार है। तो बेटा अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट कर ज़रूर बताओ कि सेशन कैसा लगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बस उसको ज्वाइन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स और वीडियो लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे, है ना। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने इसके NCERT सॉल्यूशन को पढ़ा है, ठीक है। NCERT के प्रश्न उत्तर करे हैं। जिस भी प्रश्न में कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जिसने अभी तक अड्डा 247 क्लास 9th एंड 10th को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हिंदी पढ़ना सबको कैसा लगा? मेरा हिंदी पढ़ाना क्या आपको समझ में आ रहा है? देखो, जब तक आप मुझे अपना फीडबैक नहीं देंगे, है ना, तो मैं आपके लिए कुछ नया कैसे कर पाऊंगी। तो अगर कुछ चेंज देखना चाहते हो, कुछ और मुझे सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ बेझिझक दीजिए, कमेंट करिए, ताकि आप और मैं मिलकर अच्छे से हिंदी मैं पढ़ा सकूं, आप पढ़ सकें और हम लोग मिलकर आपको हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर करा सकें, है ना। देखो, जब तक हिंदी और इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं करोगे आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है कभी नहीं बढ़ सकता, याद रखना, ठीक है। तो थैंक यू और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।